ऑफिस का टाइम खत्म, आप घर पे आराम कर रहे हैं और तभी बॉस का फोन बजता है। या फिर एक अर्जेंट ईमेल आ जाता है। बिल्कुल, काम और पर्सनल लाइफ के बीच की वो जो एक पतली सी लाइन थी वो अब पूरी तरह मिट चुकी है। इसी प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए संसद में एक बहुत ही दिलचस्प बिल आया है, राइट टू डिस्कनेक्ट बिल। आज हम इसी पर एक गहरी पड़ताल करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप ऐसे ही जानकारी वाले विषयों के बारे में और जानना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो चलिए इस राइट टू डिस्कनेक्ट बिल को थोड़ा खोलकर समझते हैं। सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगता है। हाँ, सुनने में तो क्रांतिकारी लगता है, लेकिन क्या ये वाकई प्रैक्टिकल है? इसमें आखिर कहा क्या गया है? देखिए, इसका मकसद बहुत सीधा है। काम के घंटे खत्म तो काम सच में खत्म। राइट। ये बिल आज के ऑलवेज ऑन कल्चर को एक तरह से चुनौती देता है, जहां टेक्नोलॉजी ने हमें 24 घंटे काम से बांध के रख दिया है। सही बात है। तो ये बिल कर्मचारियों को कुछ ठोस अधिकार देने की बात करता है ताकि उनकी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में एक साफ बंटवारा हो सके। ठीक है, तो वो ठोस अधिकार हैं क्या? मतलब सबसे बड़ा और पहला अधिकार क्या है इसमें? सबसे पहला और बुनियादी अधिकार ये है कि कर्मचारियों को ऑफिस के समय के बाद या फिर छुट्टियों के दौरान काम से जुड़े कॉल्स, ईमेल या मैसेज को नजरअंदाज करने का कानूनी हक होगा। कानूनी हक? हाँ, लीगली। मतलब अगर आप ऑफिस के बाद बॉस का फोन नहीं उठाना चाहते या काम का ईमेल नहीं देखना चाहते तो ये आपका कानूनी अधिकार होगा। ये तो सुनने में बहुत ही रिवोल्यूशनरी लगता है। लेकिन भारत जैसे देश में जहां हसल कल्चर को एक सम्मान की तरह देखा जाता है। हाँ, ये एक बहुत बड़ा पॉइंट है। वहां अगर कोई कर्मचारी ऐसा करे तो उसे अगले दिन एचआर के कमरे में नहीं बुला लिया जाएगा। आपका सवाल बिल्कुल सही है और यही इस बिल का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण प्रावधान है। अच्छा। बिल साफ कहता है कि अगर कोई कर्मचारी अपने राइट टू डिस्कनेक्ट का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कोई भी डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं लिया जा सकता। कोई भी नहीं? कोई भी नहीं। उसे किसी तरह की सजा नहीं दी जा सकती, ना ही नौकरी से निकालने की धमकी दी जा सकती है। ये उस डर को खत्म करने की कोशिश है जो कर्मचारियों को हमेशा अवेलेबल रहने पर मजबूर करता है। लेकिन सिर्फ नियम बना देना तो काफी नहीं होता। क्या इस बिल में कोई ऐसी व्यवस्था है जो ये इंश्योर करे कि कंपनियां इन नियमों का पालन भी करें? बिल्कुल, वरना ये तो सिर्फ कागज पर ही रह जाएगा। हाँ, इस समस्या को भी ध्यान में रखा गया है। बिल में एक एम्प्लॉइज वेलफेयर अथॉरिटी यानी कर्मचारी कल्याण के लिए एक संस्था बनाने का प्रस्ताव है। एक अथॉरिटी? हाँ, ये एक निगरानी रखने वाली संस्था होगी जो देखेगी कि नियम ठीक से लागू हो रहे हैं या नहीं। तो अगर किसी कर्मचारी को लगता है कि उसे परेशान किया जा रहा है तो वो इस अथॉरिटी में जाकर शिकायत कर सकता है। ये अथॉरिटी कंपनियों के लिए एक चार्टर भी बनाएगी जिसमें वर्किंग आवर्स और कम्युनिकेशन पॉलिसी को लेकर साफ साफ गाइडलाइंस होंगी। ये सब सुनने में तो एक कर्मचारी के सपने जैसा लगता है। तो फिर इसके कानून बनने में आखिर दिक्कत क्या है? ये अब तक लागू क्यों नहीं हो गया? यहाँ पर एक बहुत बड़ा पेच है। क्या? ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है और संसदीय प्रक्रिया में ये एक बहुत बड़ी बात है। प्राइवेट मेंबर बिल? ये सरकारी बिल से कैसे अलग होता है और इससे इतना फर्क क्यों पड़ता है? देखिए, हमारी संसद में दो तरह के बिल होते हैं। पहला होता है गवर्नमेंट बिल, जिसे सरकार का कोई मंत्री पेश करता है। ठीक है। इन बिलों को सरकार का पूरा समर्थन होता है, पूरी सरकारी मशीनरी उनके पीछे होती है और इसलिए इनके पास होके कानून बनने की संभावना 99% होती है। और दूसरा ये प्राइवेट मेंबर बिल? दूसरा होता है प्राइवेट मेंबर बिल, जिसे कोई भी ऐसा सांसद पेश कर सकता है जो मंत्री ना हो। अच्छा, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो या विपक्ष का? हाँ, कोई भी। राइट टू डिस्कनेक्ट बिल एनसीपी की एमपी सुप्रिया सुले जी ने पेश किया है। क्योंकि वो मंत्री नहीं है इसलिए ये एक प्राइवेट मेंबर बिल है। और इसका रिकॉर्ड कैसा रहा है? बहुत खराब। इतिहास गवाह है कि आजादी के बाद से आज तक गिने चुने शायद 14 या 15 प्राइवेट मेंबर बिल ही कानून बन पाए। क्या सिर्फ 14-15 इतने सालों में? हाँ, तो फिर इन्हें पेश करने का मतलब ही क्या है? मतलब है, लेकिन वो मतलब शायद कानून बनाना नहीं है। तो फिर क्या है? इन्हें अक्सर मैसेजिंग बिल्स कहा जाता है। ये एक तरह से राजनीतिक शतरंज की चाल होते हैं। मैसेजिंग बिल्स? जी। ये दिलचस्प है। मतलब इनका असली मकसद एक संदेश देना है? बिल्कुल। और ये मैसेजिंग एक बहुत सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। अक्सर विपक्ष ऐसे बिल लाता है जो मिडिल क्लास या युवाओं को बहुत पसंद आए, जैसे राइट टू डिस्कनेक्ट। अच्छा। इससे वो सरकार को एक मुश्किल स्थिति में डाल देते हैं। कैसे?
सोचिए, अगर सरकार इस बिल का विरोध करती है तो वो कर्मचारी विरोधी और कॉर्पोरेट समर्थक नजर आएगी। और अगर समर्थन कर देती है तो इसका पूरा श्रेय बिल लाने वाले विपक्षी एमपी को जाएगा। तो ये एक तरह से सरकार पर नैतिक और राजनीतिक दबाव बनाने का एक बहुत ही कारगर तरीका है। तो इनका लक्ष्य कानून बनाने से ज्यादा एक जरूरी मुद्दे पर राष्ट्रीय बहस छेड़ना होता है। एग्जैक्टली। समझ गया। तो अगर ये मैसेजिंग बिल्स हैं तो राइट टू डिस्कनेक्ट के अलावा और कौन से बड़े मैसेजेस हैं जो सांसद इस विंटर सेशन में देना चाह रहे थे? उस दिन तो संसद में प्रगतिशील विचारों की एक लहर सी देखने को मिली। कई ऐसे बिल पेश हुए जो दिखाते हैं कि समाज की जरूरतें बदल रही हैं और सांसद उन पर ध्यान दे रहे हैं। जैसे एक बड़ा थीम था कार्यस्थल पर महिलाओं के अधिकार। हाँ, मैंने मेंस्ट्रुअल लीव से जुड़े बिल के बारे में सुना था। दरअसल 2 अलग-अलग बिल थे जो एक ही मुद्दे के 2 पहलुओं को छूते हैं। एक था कांग्रेस एमपी कडियाम काव्या का मेंस्ट्रुअल बेनिफिट्स बिल। अच्छा। ये सिर्फ छुट्टी की बात नहीं करता, बल्कि वर्क प्लेस पर बेहतर सुविधाएं जैसे साफ सुथरे वॉशरूम, आराम करने की जगह, इन सब की बात करता है। और दूसरा? वहीं एलजेपी की एमपी शांभवी चौधरी ने पेड मेंस्ट्रुअल लीव बिल पेश किया, जो सीधे सीधे कामकाजी महिलाओं और छात्राओं के लिए पेड लीव की मांग करता है। तो एक बिल सुविधाओं पर जोर दे रहा है और दूसरा छुट्टी पर। यह दिखाता है कि इस मुद्दे पर कितनी गहराई से सोचा जा रहा है। बिल्कुल। इसके अलावा कोई और बड़ा सामाजिक मुद्दा उठाया गया? एक बहुत ही बड़ा और कंट्रोवर्शियल मुद्दा भी उठाया गया। वो क्या था? डीएमके की एमपी कनिमोजी करुणानिधि ने भारत में मृत्युदंड यानी कैपिटल पनिशमेंट को पूरी तरह से खत्म करने के लिए बिल पेश किया। अच्छा, डेथ पेनल्टी को खत्म करने के लिए? हाँ, ये न्याय प्रणाली में एक बहुत बड़े दार्शनिक बदलाव की वकालत करता है। ये बिल लाना दिखाता है कि सांसद सिर्फ आर्थिक मुद्दों पर ही नहीं, बल्कि मानवाधिकार और न्याय के बुनियादी सवालों पर भी बहस करना चाहते हैं। वाकई, काम के घंटे से लेकर मृत्युदंड तक मुद्दों का दायरा तो बहुत बड़ा है। लेकिन फिर वही सवाल, अगर इन बिलों के पास होने की संभावना ना के बराबर है, तो इस पूरी कवायद की असल कीमत क्या है? व्हाट्स द पॉइंट? देखिए, इनकी असली कीमत उस बातचीत में है जो ये शुरू करते हैं। जब संसद के पटल पर डिजिटल बर्नआउट, मेंस्ट्रुअल हेल्थ या मृत्यु दंड जैसे मुद्दों पर बहस होती है तो ये पूरे देश का ध्यान खींचता है। मीडिया में चर्चा होती है? हाँ, मीडिया में चर्चा होती है, लोग इसके बारे में बात करते हैं और ये मुद्दे पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन जाते हैं। ये सरकार पर एक तरह का अदृश्य दबाव बनाता है कि वो इन विषयों को नजरअंदाज नहीं कर सकती। मतलब ये बिल भले ही आज कानून न बने, लेकिन ये भविष्य में बनने वाले कानूनों की नींव रख सकते हैं। बिल्कुल। हो सकता है कि सरकार इन बिलों से कुछ विचार लेकर भविष्य में अपना कोई सरकारी बिल ले आए। इसकी पूरी संभावना है। कई बार ऐसा हुआ है कि एक प्राइवेट मेंबर बिल में उठाए गए मुद्दों को बाद में सरकार ने अपने कानून में शामिल किया है। तो भले ही इन बिलों का सीधा नतीजा अभी न दिखे, लेकिन इनका अप्रत्यक्ष प्रभाव बहुत गहरा हो सकता है। चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि राइट टू डिस्कनेक्ट जैसा बिल कानून बन जाता है। क्या दूसरे देशों में ऐसे कानून हैं और वहां इसका अनुभव कैसा रहा है? हाँ, ये कोई नया विचार नहीं है। फ्रांस, जर्मनी, स्पेन जैसे कई यूरोपीय देशों में इस तरह के कानून पहले से मौजूद हैं। अच्छा। फ्रांस ने तो 2017 में ही ये कानून लागू कर दिया था। वहां के अनुभव मिले जुले रहे हैं। एक तरफ इसने कर्मचारियों को अपनी निजी जिंदगी पर ज्यादा कंट्रोल दिया है और बर्नआउट के मामलों में कमी आई है। और दूसरी तरफ कुछ चुनौतियां भी होंगी। बिल्कुल। सबसे बड़ी चुनौती उन कंपनियों के लिए है जो अलग अलग टाइम जोन में काम करती हैं। अगर आपकी टीम अमेरिका और भारत में फैली हुई है तो किसी के लिए आफ्टर आवर्स किसी और का प्राइम वर्किंग टाइम होता है। ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। इसके अलावा कुछ लोगों का तर्क है कि ये इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी को कम कर सकता है, खासकर स्टार्टअप्स में जहां काम के घंटे तय नहीं होते। भारत का स्टार्टअप इकोसिस्टम तो इसी हसल पर बना है। क्या इस तरह का कानून उन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा? या फिर जो इमरजेंसी सर्विसेज हैं जैसे डॉक्टर या आईटी सपोर्ट, उनका क्या होगा? ये बहुत ही जायज चिंताएं हैं और किसी भी अच्छे कानून को इन बातों का ध्यान रखना होगा। अगर ये बिल कभी कानून बनने की प्रक्रिया में आगे बढ़ता है तो इसमें निश्चित रूप से कई एक्सेप्शंस और शर्तें जोड़ी जाएंगी। जैसे ये सीनियर मैनेजमेंट पर लागू नहीं हो सकता या उन सर्विसेज पर लागू नहीं होगा जहां 24/7 अवेलेबिलिटी जरूरी है। कानून को इतना फ्लेक्सिबल होना होगा
कि वो इंडस्ट्री की जरूरतों और कर्मचारी के अधिकारों के बीच एक संतुलन बना सके। तो कुल मिलाकर ये बिल भले ही अभी कानून की किताब में जगह ना बना पाए, लेकिन ये देश में चल रही जरूरी बहसों को एक आकार और दिशा जरूर देते हैं। बिल्कुल यही। ये हमें सोचने पर मजबूर करते हैं कि 21वीं सदी में काम का मतलब क्या है और कर्मचारी कल्याण की परिभाषा क्या होनी चाहिए। ठीक कहा। ये लोकतंत्र की जीवंतता का प्रतीक है। ये दिखाते हैं कि संसद सिर्फ कानून बनाने की फैक्ट्री नहीं है, बल्कि विचारों और बहसों का एक मंच भी है, जहां देश के भविष्य की दिशा तय होती है। आज की चर्चा एक दिलचस्प सवाल पर खत्म करते हैं। सोचिए, अगर राइट टू डिस्कनेक्ट भारत में कानून बन जाए तो हमारे वर्क कल्चर पर इसका क्या और कैसा असर पड़ेगा? बड़ा सवाल है। क्या हम एक समाज के तौर पर इस बड़े बदलाव के लिए सच में तैयार हैं? इस बारे में आपकी क्या राय है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और हाँ, आप यहां तक आ ही गए हैं तो जाने से पहले प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसे ही उपयोगी और जानकारी वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।